जय हिंद साथियों। मैं आपका दोस्त सम्राट स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल GSFNC पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में अच्छे से लगे हुए होंगे। दीपावली का पावन त्यौहार बीत चुका है और आप भी अपनी अपनी तैयारी पर लौट चुके होंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम बड़ा ही नज़दीक है। लगभग नवंबर शुरू होने वाला है और नवंबर के अंत में या दिसंबर की शुरुआत में आपका जो एग्ज़ाम है वो शुरू होने की आशा है। तो आज एक नई वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इस नए टॉपिक की शुरुआत के साथ हम आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस टॉपिक में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी हैं। जैसे नाम तो आपने देख लिया होगा, भारत के महान्यायवादी, शॉर्ट में इनको AGI बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं प्रस्तावना, इनका इंट्रोडक्शन, उसके बाद संवैधानिक प्रावधान क्या है और इनकी नियुक्ति कौन करता है, किसके द्वारा की जाती है, फिर योग्यताओं से संबंधित जो क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं उन पर डिस्कस करेंगे, और इनका कार्यकाल, वेतन भत्ते, कार्य और कर्तव्य, ठीक है, संविधान की व्याख्या वगैरह, शक्तियाँ और सीमाएँ, इन चीज़ों पर आज हम डिस्कस करेंगे और फिर बात करेंगे भारत के वर्तमान महान्यायवादी पर। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। जो भी भाई आज नया वीडियो देख रहा है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और वीडियो को लाइक भी करिए। तो देखते हैं आज हम इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं जो बेहद ही ज़रूरी हैं आपके पेपर के लिए। किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बन जाता है AGI से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं प्रस्तावना की, इंट्रोडक्शन की। आखिर महान्यायवादी है कौन और कौन होते हैं, क्या इनका कार्य होता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देश के सर्वोच्च विधिक अधिकारी होते हैं। यानी ये जो होंगे देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। वे भारत सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार और सरकार के सर्वोच्च वकील होते हैं। यानी जो AGI होता है वो भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। एक पेपर में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, भारत का विधिक अधिकारी यानी सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है, तो वो AGI होते हैं। और इनका कार्य क्या होता है, मुख्य विधिक सलाहकार, यानी सरकार के जो भी लीगल केसेस होते हैं उन पर उनको सलाह देना, ये इनका कार्य होता है। इनको सरकार का एक तरह से वकील भी बोलते हैं, टॉप एडवोकेट। आगे बात करते हैं, संविधान ने इस पद का प्रावधान अनुच्छेद 76 के अंतर्गत किया है। ठीक है, जो महान्यायवादी हैं वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 के अंतर्गत आते हैं और 76 के अंतर्गत इनकी नियुक्ति, कार्य वगैरह सारी चीज़ें इसी आर्टिकल में दी गई हैं। आगे हम बात कर लेते हैं संवैधानिक प्रावधानों की, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो अनुच्छेद 76 में भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद, नियुक्ति, योग्यता और अधिकार तथा कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 76 में कहा गया है इनका पद, इनकी नियुक्ति, योग्यता, अधिकार और उनके कर्तव्य आदि सारे किससे संबंधित है, अनुच्छेद 76 से। आगे अगर मैं बात करता हूँ तो यह संवैधानिक पद है, ना कि वैधानिक। यह एक संवैधानिक पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, क्योंकि ये एक आर्टिकल से संबंधित है। इसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। वो सारी चीज़ें, वो सभी जो पद होते हैं जिनका उल्लेख किसी ना किसी आर्टिकल में हमारे संविधान में दिया गया है, वो सारे हमारे संवैधानिक पद या संवैधानिक निकाय कहलाते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3 की, यानी इनकी नियुक्ति की, अपॉइंटमेंट। जो भारत के महान्यायवादी होते हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के जो प्रेसिडेंट होंगे वो महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, ध्यान रखना। और जो महान्यायवादी होता है वो अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देता है। राष्ट्रपति उन्हें केंद्र सरकार की सलाह पर नियुक्त करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति की विवेक की शक्ति नहीं है। राष्ट्रपति जो है केंद्र सरकार यानी मंत्री परिषद की सलाह से ही महान्यायवादी को नियुक्त कर सकते हैं। ये इनकी डिस्क्रिशनरी पावर यानी स्व विवेक की शक्ति नहीं होती है, उनकी सलाह से ही इनको नियुक्त किया जाता है। आगे हम योग्यता की बात कर लें। एक महान्यायवादी बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति में, तो योग्यताओं में हम देखते हैं महान्यायवादी बनने के लिए वही योग्यताएं आवश्यक हैं जो एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए जो भी योग्यताएं हैं हमारे संविधान में, वही योग्यताएं एक महान्यायवादी के लिए भी होती हैं। जैसे वह भारत का नागरिक हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो महान्यायवादी नियुक्त होने के लिए जा रहा है तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद उसने किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, या किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता यानी वकील वो रहा हो।
उसके बाद या राष्ट्रपति की दृष्टि में वह एक विशिष्ट विधिवेता हो, यानी राष्ट्रपति को लगे कि वह एक विशिष्ट यानी विशेष विधिवेता है, तो राष्ट्रपति जो है उसको महान्यायवादी नियुक्त कर सकते हैं। तो एक महान्यायवादी बनने के लिए निम्न योग्यताओं का होना जरूरी है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। आगे अगर मैं बात करता हूँ इनके कार्यकाल की बात करते हैं, तो संविधान में महान्यायवादी के कार्यकाल का कोई निश्चित काल निर्धारित नहीं किया गया है, यानी इनका जो कार्यकाल है कोई निश्चित नहीं होता है। ये राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार अपना पद धारण करते हैं। जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक अपने पद पर बने रहते हैं, लेकिन राष्ट्रपति कभी भी उन्हें पद से हटा सकते हैं। इसका भी प्रावधान है, राष्ट्रपति कभी भी महान्यायवादी को अपने पद से हटा सकते हैं। तो इनका कार्यकाल संविधान में निश्चित नहीं है, राष्ट्रपति के विवेक के ऊपर ये कार्य करते हैं। आगे अगर बात करते हैं इनके वेतन और भत्ते की, सैलरी और अलाउंसेस की, तो वेतन और भत्ते की अगर मैं बात करूं, महान्यायवादी का वेतन और भत्ते राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ये जो राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे या संसद जो भी निर्धारित करेगी, वो वेतन और भत्ते इनको दिए जाते हैं। उन्हें सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाता, बल्कि सरकारी सलाहकार के रूप में देखा जाता है, यानी सरकारी सलाहकार काउंसिल के रूप में उनको देखा जाता है, ना कि सरकारी कर्मचारी के रूप में। उम्मीद करता हूँ एकदम से सारी चीज़ें क्लियर हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वही चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस की हैं जो पेपर में बार बार पूछी जाती हैं। आगे अगर मैं बात करूँ इनके कार्य और कर्तव्यों की, कार्य और कर्तव्य, फंक्शंस एंड ड्यूटीज़ क्या क्या है इनकी, तो महान्यायवादी के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं। जैसे पहला कार्य इनका है कानूनी सलाह देना, यानी ये सरकार को कानूनी सलाह देते हैं। जैसे वे भारत सरकार को संवैधानिक, विधिक और प्रशासनिक मामलों पर सलाह देते हैं, ये इनका कार्य है। दूसरा, मुकदमों में प्रतिनिधित्व करना, यानी सरकार की तरफ से जो भी मुकदमे लड़े जाते हैं उनमें ये प्रतिनिधित्व करते हैं, भागीदारी निभाते हैं। जैसे वे भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं किन मामलों में, सुप्रीम कोर्ट के मामलों में, उच्च न्यायालयों तथा अन्य न्यायिक निकायों में। जो भी अन्य न्यायिक निकाय हैं, जो हमारे 7 न्यायालय होते हैं, तो इन सब में भारत सरकार की तरफ से वो केस लड़ते हैं भारत सरकार का। तो ये इनके कार्य और कर्तव्य होते हैं। आगे अगर मैं बात करता हूँ, अगला इनका कर्तव्य कार्य क्या है, संविधान की व्याख्या में सहायता करना। कैसे, वे राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर किसी भी विधिक प्रश्न पर अपनी राय देते हैं। राष्ट्रपति अगर इससे कोई राय मांगे तो किसी भी कानूनी प्रश्न पर अपनी राय और राष्ट्रपति को देते हैं। उसके बाद अगला जो कार्य है, लोकसभा या राज्यसभा में भागीदारी करना। ये लोकसभा या राज्यसभा की बैठकों में भागीदारी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है, वे संसद के किसी भी सदन में बोल सकते हैं और कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन इनको मतदान का अधिकार नहीं होता है। संसद में ये मतदान नहीं कर सकते, वोटिंग नहीं कर सकते किसी भी विधेयक पर, लेकिन संसद के दोनों सदनों में उसकी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, अपना मत रख सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन ये वोट नहीं कर सकते। तो ये इनके कार्य हैं। आगे की बात करते हैं इनकी शक्तियाँ की, पावर्स क्या क्या होती हैं इनके पास। शक्तियों के मामले में, यानी वे भारत सरकार की ओर से किसी भी न्यायालय में कानूनी कार्यवाही प्रारंभ कर सकते हैं, ये एक पावर इनके पास है। यानी भारत सरकार की तरफ से किसी भी न्यायालय में केस लड़ सकते हैं, वहाँ सुनवाई के लिए जा सकते हैं। आगे अगर मैं बात करता हूँ, वे भारत सरकार के किसी भी विभाग से जानकारी या दस्तावेज मांग सकते हैं। यानी भारत सरकार में जो भी जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है, सरकारी कार्यालय हैं, वहाँ से किसी भी प्रकार की जानकारी या दस्तावेजों की मांग कर सकते हैं और वह विभाग दस्तावेज देने से इनकार नहीं कर सकता है। आगे अगर बात करता हूँ, वे किसी भी न्यायिक प्रक्रिया में सरकार की ओर से उपस्थित हो सकते हैं। कोई भी न्यायिक प्रक्रिया जो सरकार की तरफ से जो होती है या सरकार के विरुद्ध या सरकार के पक्ष में, तो वहाँ पर ये भागीदारी कर सकते हैं, वहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं। सीमाएँ क्या क्या हैं इनकी, लिमिटेशंस क्या हैं, वे बिना राष्ट्रपति की अनुमति के किसी अन्य पक्ष का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी, बिना राष्ट्रपति की अनुमति के किसी भी अन्य व्यक्ति का सरकार से अलग किसी पक्ष पर उनका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, ये इनके पास पावर नहीं है। आगे, वे किसी भी निजी मुकदमे में भारत सरकार के हित के विपरीत पक्ष का बचाव नहीं कर सकते हैं और उन्हें सरकारी नीतियों के प्रति निष्ठावान रहना आवश्यक होता है। जो भी सरकारी नीतियां हैं उनके प्रति उनको निष्ठावान रहना होता है। ये इनके कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं इनकी। आगे बात कर लेते हैं हम, भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इनका नाम था MC सीतलवाद। ये भारत के पहले महान्यायवादी थे जो 1950 से लेकर 1963 तक इस पद पर इन्होंने कार्य किया था। ये इनका कार्यकाल है। विशेषता क्या थी इनकी, वे सबसे लंबे समय तक महान्यायवादी रहे और भारतीय न्याय व्यवस्था की नींव मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। सबसे लंबे समय तक, लगभग ये 13 साल तक जो है भारत के महान्यायवादी रहे।
अभी तक का सबसे लंबा कार्यकाल MC शीतलवाद का ही है। आगे बात कर लेते हैं वर्तमान महान्यायवादी की। जो वर्तमान में भारत के AGI हैं वो कौन है? इनका नाम है R वेंकट रमणी। ये वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं और ये भारत के महान्यायवादी, ना कि मुख्य न्यायाधीश, और ये भारत के 16वें महान्यायवादी हैं। इनकी नियुक्ति वर्ष 2022 में की गई थी। वर्ष 2022 से वर्तमान तक ये कार्यरत हैं। तो वर्तमान महान्यायवादी R वेंकट रमणी हैं और पहले थे MC शीतलवाद। ये भारत के महान्यायवादी थे। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो हम मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को। तब तक के लिए बने रहिए आप मेरे साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।